बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक और आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मेरे साथ सर अंजाम देंगे इरफान ज़हीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं इरफान आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज हमारे जो व्यूअर्स हैं आपको किस रूप में देखेंगे? आज आपको एक होस्ट के रूप में देखेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स के शो तो देखते ही रहते हैं आप इरफान का, लेकिन ये बताते चले कि रऊफ साहब अपनी निजी मसरूफियत की वजह से अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से आपके साथ दे रहे हैं हम। तो हम अपने दूसरे साथी एंकर का जरा रुख कर लेना, शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं, हरमीत का। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। और बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि रऊफ साहब को तो हम मिस कर रहे हैं, यकीनन हमारे शो की रौनक है, लेकिन ज़हीर साहब आज एक नए रूप में, क्योंकि उम्मन हम स्पोर्ट्स के मामलात में इनका जो शो है वो जब भी हम देखते हैं तो स्पोर्ट्स के हवाले से इनकी गुफ्तगू चलती है। बट बहरहाल आज एक नया तजुर्बा ये भी होगा कि सियासी गुफ्तगू भी इनकी जुबानी हम सुनेंगे। जी इंशाल्लाह सारी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। सो इरफान, हम जरा टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लें। हरमीत, जरा मैं टॉप स्टोरीज शेयर कर लूं। सबसे पहले हम डेली आगाज करेंगे, बिल्कुल टॉप स्टोरीज में सबसे पहले डेली रोज के साथ आगाज करेंगे, फिर उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे। स्कूल्स में छुट्टियां हैं, दफातर बंद कुछ मकामात, अगर हम कुछ जगहों को देखें, लेकिन स्मॉग फिर भी नहीं रुक सक रही ना, इस पर कंट्रोल किया जा रहा है। सो इसके लिए अब हमने क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, इसको हमने डिस्कस करना है। और फिर 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का समाजी और सकाफती मंजरनामा, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। और आखिर में आपका ये टॉपिक है वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान, और इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि पीएसएल की ड्राफ्टिंग भी हुई है। सो हम दोनों मौज़ूआत डिस्कस करेंगे और उस पे डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। सो डेली रोज के साथ हम आगाज करते हैं। सबसे पहली व्यूअर्स हमारे पास जो आज की स्टोरी है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब दौरे पर लाहौर आएंगे। इस दौरे के दौरान वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से भी मुलाकातें करेंगे, इसके साथ साथ कुछ सूबाई वज़रा से भी यहाँ मुलाकातें होंगी। और इस मौके पर अगर देखा जाए तो हमारे जो वज़ीर आला पंजाब है, जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था सियालकोट में, उसकी जो तहकीकात हैं कहाँ तक पहुँची हैं, अब तक क्या हो चुका है, इस पर ब्रीफ करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को। और साथ ही साथ जो बल्दियाती इंतखाबात आने वाले हैं इस पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। जी हरमीत। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि एक ऐसा वाक़या जिसने पूरी दुनिया में मैं अगर बात करूं तो पाकिस्तान के हवाले से हम पर एक और ऐसा धब्बा लगा जिसको धोने की अब जरूरत है। और धोना तरीकाकार यही होगा कि जिसमें हम जो जिन्होंने ये काम किया है, ये घिनौना काम किया, तो उनको जब से सख्त सजाएं नहीं होंगी तब ये मामलात और थमेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, बल्कि मजीद बढ़ेंगे। तो ऐसे में सजाएं जरूरी है। और आपकी बात दुरुस्त है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब पहले भी कह चुके थे कि ये सारी जो इस केस की मॉनिटरिंग है वो सारी खुद करेंगे और देखेंगे कि सजाएं जो है, सजाओं का तयन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इस हवाले से एक सख्त बयान इससे पहले भी दे चुके हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त प्रार्थना के हवाले से ये मुनक़िद किया गया था, वहाँ पे हमने काफ़ी सारे लोगों को भी देखा, तो उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया था। तो बहरहाल एक अच्छा है कि वज़ीर-ए-आज़म सारी चीज़ें खुद देखें और जितना जल्द हो सके ताकि ये केस का जो मामला है जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि दुनिया को पता चले कि कम से कम वो प्रार्थना को इंसाफ जो है वो मिल गया। देखिए, उसमें बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जब तक आप पनिशमेंट आप जब नहीं लेके आते तो डेटरेंस नहीं हो सकती। इसमें मुझे एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या बड़ा खूबसूरत याद है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने फ़का मक्का के मौके के ऊपर उन्होंने तमाम को माफ़ कर दिया। तो किसी ने पूछा कि क्या किसी ने चोरी की होगी तो क्या आप उसको भी माफ़ करेंगे? उन्होंने कहा मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो उसके भी हाथ काट दिए जाएंगे। तो सोसाइटी को एक ऐसा पुरअमन बनाने के लिए, ऐसी चीज़ें करने के लिए आपको जो इम्प्लीमेंटेशन है लॉ वो बहुत ज़रूरी है। और अगर जब तक आप किसी भी सोसाइटी के अंदर पनिशमेंट नहीं करते, ऐसे कानून नहीं लेके आते, लेजिस्लेशन ऐसी नहीं करते जिसमें आप उसमें डिटरमिन करते हो क्या चीज़ें होने वाली क्या नहीं, तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसे वाक़यात जब तक थमेंगे नहीं, जब तक उसके लिए हम सख्त पनिशमेंट ऐसे लेजिस्लेशन ही लेके आएंगे, तो मेरा ख्याल है बहुत नेसेसिटी है। बिल्कुल ठीक हो गया। सो हमारी जो पहली स्टोरी थी वो यही इसी हवाले से थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब आज लाहौर पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास इस हवाले से है, हम देखते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत का अगर यहाँ पर जिक्र किया जाए तो हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, हमारा जितना भी पाकिस्तानी कॉन्टेंट है वहाँ पर रिलीज करने की इजाज़त नहीं है। सो इसी हवाले से पाकिस्तानी एक्टर शान शाहिद ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से
एक मुतालबा किया है। ट्विटर पर उन्होंने एक पैगाम शेयर किया है बेसिकली, और इस पैगाम में उन्होंने ये कहा है कि जनाब के प्राइम मिनिस्टर साहब को बेसिकली मुखातब किया गया और ये कहा है कि पाकिस्तान की जो कल्चरल बाउंड्रीज हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और भारतीय मूवीज़ किसी भी किस्म की ख्वाबों हो वो पाकिस्तान में रिलीज़ ना की जाए। सो मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सी मैं अपनी ओपिनियन इस हवाले से ऐड करना चाहूँगी। ठीक है, अगर कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, हमारी मूवीज़ उधर लग रही हैं, उनकी मूवीज़ इधर लग रही हैं, सो दैट्स ऑल फाइन, बट अगर हमारा कोई कंटेंट उधर नहीं नशर हो रहा है या रिलीज करने की इजाजत नहीं, सो हमें भी इसी तरह से चलना चाहिए। सो इस एंगल में ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप कोई कमेंट ऐड करना चाहें, जैसे सबसे ज्यादा दुनिया में आपको याद होगा कि जब चीफ जस्टिस शाकिब निसार साहब थे मेरे ख्याल में, तब उन्होंने भी कुछ, जब भारत की जानिब से अचानक आरएसएस के दबाव में आकर कई पाकिस्तानी फिल्म एक्टरों पे, पाकिस्तानी गुलकारों पे पाबंदियां लगने के मुतालबात बड़े जोर शोर से थे, तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी एक इकदाम उठाया गया और तमाम तर मैं उस वक्त रेडियो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक था, तो कई हमें ऑर्डर था कि आपने कोई मौसीकी जो है उनके हवाले से नहीं चलानी है। तो ये चीजें जो है बड़ी शिद्दत इख्तियार हमारे दोनों तरफ ये माशरे में हो रही है, बल्कि ये कल्चर जितना प्रमोट होता है, चाहे उनका होता है चाहे हमारा होता है, इसका एक अलग मजा है और एक दूसरे के कल्चर से आशना होना मैं समझता हूँ होना चाहिए। बट बहरहाल अब हालात इस किस्म के हैं कि वहां से जब पाबंदियां लगती हैं तो फिर पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेस जो है उनके मुतालिबात भी जायज ही मैं कहूंगा, क्योंकि जब आपकी फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार हो जाती है और वहां पे रिलीज करने की इजाजत नहीं मिलती, तो जाहिर बात है फिर वही यहाँ पे भी होना चाहिए। कल्चर दोनों का ना सम हाउस काफी हद तक सिमिलर है। द प्रॉब्लम इज के उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर बैन किया। सबसे पहले उन्होंने क्रिकेट को बैन किया, हमारे प्लेयर्स को आईपीएल से निकाला और किसी तरह की बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते। फिर इसी तरह हमारे तमाम एक्टर्स जितने भी उनके साइन से कॉन्ट्रैक्ट सबको कैंसिल किया। तो अगर इस लेवल पे जाके चीज़ें की जा रही हैं तो ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान को भी इकदाम उठाना पड़ेगा। बट हमारे कुछ एक्टर्स का मानना यह भी था, जैसे अर्तुगरुल पूरी दुनिया में सबसे देखा जाने वाला प्ले था और हमारे कुछ प्लेयर्स का जो एक्टर्स थे उनका मानना था कि इसको नहीं होना चाहिए, ये हमें हर्ट करेगा। तो इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये किसी भी आपकी ये तमाम बाउंड्री से बियॉन्ड चीज़ होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात करें या हम इसी तरह की एक्टिंग वगैरह के हवाले से बात करते, शोबिस की बात करते, तो इसमें रिलीजन का या पॉलिटिक्स का मैटर नहीं है, ये बियॉन्ड है दोनों चीज़ें, तो इसमें बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। तो कुछ का ये मानना है, कुछ का दूसरा मानना है। यहाँ पर देखती हूँ बीइंग मुस्लिम्स हम दूसरों के अकीदे का इख्तराम करते हैं, दूसरों के मजहब का इख्तराम करते हैं, कल्चर का भी इख्तराम करते हैं बीइंग पाकिस्तानी अगर हम देख लें। बट द पॉइंट इज कि अगर हमारा कंटेंट वहाँ नशर नहीं होगा सो मेरे ख्याल में फिर उनका भी नहीं यहाँ होना चाहिए। और अगर हम कर रहे हैं उनकी तमाम चीज़ें रिलीज अपने सिनेमा घरों में मूवीज़ दिखा रहे हैं भारत की, सो फिर हमें भी सेम इजाज़त होनी चाहिए। सो इस हवाले से मेरे ख्याल में टिट फॉर टैट है, ये बयान बिल्कुल ठीक है, जो मुतालिबा किया गया है वो भी जायज़ है। बट खैर इस पर जो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स है, हर एक का राइट है ना कि अपनी ओपिनियन शेयर करे, सो हमारी भी इस पर अपनी एक ओपिनियन है। और अभी हम अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और अगली स्टोरी में हरमीत, इफ़ यू रिमेंबर हमने कुछ रोज़ पहले जिक्र किया था कि जो हमारी पार्लियामान है वो अगले 2 से 3 सालों में पेपरलेस हो जाएगी। सो इस हवाले से दुबई का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। यूएई 2018 में इन्होंने इस पर काम शुरू किया था और अब जो दुबई है वो पेपरलेस मुल्क बन चुका है। यहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं वो डिजिटाइज कर दी गई हैं और दुबई में ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं उनको डिजिटल बनाने की अगर बात की जाए तो इसके लिए एक नए मरहले का आगाज किया जा चुका है। सो दिस वाज समथिंग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं जी प्लीज जी रोज़ी साहब। अच्छा, उसमें मैं डेकेड पहले गया फर्स्ट टाइम दुबई ना, तो कई ऐसी चीज़ें देखी जो अब हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, जैसे कि सिग्नल फ्री का होना। फिर इसी तरह उधर उनका हमने देखा कि वो जो चलान थे वो मैंने उस टाइम देखा आज से 10-12 साल पहले कि वो कैमरास के थ्रू किए जा रहे थे। और डिजिटल की भी बात इसी तरह मैंने उस टाइम पे सुनी कि ये पेपर फ्री की तरफ जा रहे हैं और डिजिटल की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उनकी जो तमाम चीज़ें हैं वो बड़ी यूनिक भी हैं, बड़ी ज़बरदस्त है। शायद यही रीज़न है कि दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट भी इनका हो चुका है। हाँ। वो भी हमने कुछ दिन पहले देखा, इनकी रिलीज आई। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी ज़बरदस्त इनोवेशन है और ग्रेजुअली तमाम वो नेशन इसी तरह ही ग्रो अप करती है, इसी तरह ही सीखती है, जो न्यू इनोवेशन लेके आती है, नई चीज़ों में एडवांसमेंट की तरफ बढ़ती है। तो मेरा ख्याल है बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक हो गया हरमीत। जी बिल्कुल, इरफान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, क्योंकि अगर हम देखें ये पेपर जो है ये इंतहाई खतरनाक, मैं ये हमेशा ये कहता रहता हूँ कि भाई टिश्यू पेपर हो गए, यही पेपर हो गए, तो कितना
कितने दरख्त जो है इसके हवाले से हम काटने और इसको इसकी जो फैक्ट्री आएगी, ये चीजें हमारे सामने आती है बन सवर कर सारी चीज, जितने भी हम पेपर्स को देखें, तो ऐसे में अगर चीजों को पेपरलेस कर दिया जाए कंट्री, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और जिस तरह इरफान ने बात की, तो मैंने कही वहां पे ऐसा, अब अगर हम सिग्नल फ्री की बात करें तो इस्लामाबाद को अब कोशिश की जा रही है कई जगहों पे सिग्नल फ्री जो है उसको बनाने की एक मुहिम जारी है, लेकिन हम थोड़े से नहीं बल्कि ज्यादा पीछे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें वहां पे SMS के जरिए आपके घर आपको भाई मिल जाता है कि भाई आपको समन मिल गया और आपने यहाँ पे ये चालान आपको मिल गया। तो बहुत सारी चीजें बहुत पहले से दुबई में की जा रही थी, अब ये पेपरलेस की बात हो गई है, तो मैं समझता हूँ दुनिया को आना होगा इस तरफ, क्योंकि हमने माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से बहुत जिक्र करते रहते हैं, तो इन पेपर को, दरख्तों को बचाना है तो हमने इस तरफ आना होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। सो अभी हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट स्टोरी जनाब ये है कि मैराडोना की कीमती जो रिस्ट वॉच थी वो चुराई गई थी। सो बेसिकली ये चुराई कहाँ से गई थी? दुबई से चुराई गई थी और बहुत मशहूर ये स्टोरी भी हुई थी। अब इसका जो चोर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो दुबई पुलिस थी उनके पास कुछ खुफिया मालूमात थी जिसकी बिना पर कुछ कार्रवाई की गई और ये जो मुलजिम था इसको भारत की रियासत आसाम से बेसिकली हिरासत में लिया गया है और मैराडोना की कस्टमाइज्ड स्विस साख्ता ये रिस्ट वॉच थी जो कि बरामद कर ली गई है। सो ये भी एक अच्छी खबर है कि एक जो चीज लॉस्ट हो चुकी थी कंप्लीटली उसको दोबारा से रिकवर कर लिया गया। ये देखिए दुबई की हम बात कर रहे हैं, ये हर चीज में यूनिक है, बड़े जबरदस्त इनका लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो बड़ा आउटस्टैंडिंग है। एक इसी तरह का इंसिडेंट था, एक बंदे ने मर्डर किया 94 में, तो उसने कहा कि अभी तो कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है, आई स्कैन नहीं है। उसने 2012 में फिर दोबारा ट्रेवल करने की कोशिश की कि अब तो वो सारा कुछ उस टाइम बड़ा मैनुअल था तो शायद मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। उसने 2012 में जब ट्रेवल किया अप्रोक्सीमेटली 18 ईयर्स के बाद, तो उन्होंने एयरपोर्ट पे उसको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, उनका सिस्टम, उसने अपना ID कार्ड चेंज किया, नाम को भी शायद अल्टरेशन करके उसने ट्राई की। तो इनका लॉ एंड ऑर्डर दुनिया में बेस्ट माना जाता है और शायद यही रीजन है कि ये घड़ी चोर भी नहीं भाग सका। ये 46 लाख रुपीस अगर हम पाकिस्तानी इसकी कीमत का जिक्र करें, सो 46 लाख रुपीस इट्स अ ह्यूज अमाउंट। सो अच्छी बात है, रिकवर हो गई है। नवाज शरीफ की घड़ी की भी बात होती थी, आज हम मैराडोना की घड़ी की बात कर रहे हैं। घड़ियां बहुत महंगी, आई एम श्योर कि वो इससे भी महंगी होगी। हरमीत, आप कोई कमेंट ऐड करना चाह रहे थे? बिल्कुल मैं आपको कह कि चोर चाहे जितना भी हो अगर आना चाहे तो मंजर यहाँ पर आ ही जाता है, लेकिन बात यह है कि असम की एक बहुत बड़ी तादाद तमिलनाडु से लोग जो है ज्यादातर दुबई में काम करते हैं, बट ये है कि भैया हाथ बड़ा मार गए थे लेकिन पकड़े गए आखिर। पकड़े गए आखिर, बिल्कुल ठीक हो गया। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और ये चीज़ तो हम अक्सर अपने इरफान पब्लिक मॉर्निंग शो जो है इसमें भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर आपके हिम्मत बुलंद है, आपके हौसले बुलंद है और अगर आप कुछ करना चाहते हैं, सो अगर आपके साथ कोई ना कोई अगर डिसेबिलिटी भी अटैच है, सो आप उसको भी पीछे कर देते हैं और अपनी तमाम चीज़ें जो है, अपने जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर लेते हैं। सो ऐसी एक स्टोरी हम ऑफ एंड ऑन आपके सामने शेयर भी करते रहते हैं, डिस्कस भी करते रहते हैं। शाम से बेसिकली एक स्टोरी है जहाँ पर एक कुंग-फू मास्टर है, एक टांग है इसकी, बट ये इसने अपनी एक एकेडमी बनाई है और तकरीबन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये इस चीज़ की ट्रेनिंग दे चुका है और 24 ईयर्स इसकी अपनी एज है। बचपन से इस नौजवान को मार्शल आर्ट का शौक था, 12 साल की उम्र से ये कुंग-फू सीख रहा था और अब दूसरों को सिखा रहा है, यानी कि जो अपना टैलेंट है, अपना हुनर है वो दूसरों में जो है वो मुंतकिल कर रहा है। और इस चीज़ का वो मज़े की बात यह है कि लोगों से कोई मुआवजा भी नहीं लेता, कोई फीस भी नहीं लेता। सो हरमीत, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। वैसे अगर हम देखें बहुत सारी स्टोरीज हमारे सामने और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जो कमजोरी होती है उसको अपनी कमजोरी नहीं बनाते बल्कि वो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवाते हैं। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि जहां पे मैं अक्सर जाता हूं जिम के लिए, तो वहां पे मैंने देखा है कि दोनों पांव से माजूर एक लड़का जो है वो उस किस्म की उसने अपनी बॉडी बनाई है कि आप हैरान होंगे कि जिस तरह वो कर रहा है, एक्सरसाइज करता है। मैं उसको देख के भी हैरान हो जाता हूँ। बहुत सारे लोग जिनके पास हिले बहाने होते हैं कि भैया मैं तो नहीं कर सकता हूँ, बहुत थक जाता हूँ एक्सरसाइज से, तो ऐसे में जब मैं उसको देखता हूँ तो ये ऐसे कई स्टोरी जब हमारे सामने आती है तो ये मोटिवेट करती है हम सबको। बिल्कुल ठीक, और ये बाकी ये भी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। जितने भी लोग
जी जी जी, इसको डिसेबल को मैं इस तरह लेता हूँ कि ये डिफरेंटली एबल होते हैं, इनको डिसेबल कहना ठीक है, हाँ जी, कहा भी जाता है। और मेरा ख्याल है कि इनके अंदर अल्लाह ताला फिर बाकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको एनहांस कर देते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर अगर मैं इस चीज को मानती हूँ कि मैंने आज तक जितने भी इस तरह से लोग देखे जिनमें कोई ना कोई खुसूसी अफराद इनको कह लें, सो इनमें कोई ना कोई स्किल्स ऐसी होती है, अगर एक तरफ से कमी है तो दूसरी तरफ से उनके वो जो स्किल्स हैं, इनकी जो सेंसेस हैं, वो बहुत ज्यादा। और इनके अंदर आप एक और चीज जिस तरह आपने बताया वो इसी तरह है कि ये इनके अंदर ये एबिलिटी भी साथ साथ होती है कि इन्होंने अपना जो भी नॉलेज कह लें, आर्ट कह लें, उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। नॉर्मली जो दूसरे लोग होते हैं उनके अंदर ये पैशन नहीं होता कि हमने इसको आगे ट्रांसफर करना है, तो ये बड़ी एक यूनिक चीज मैंने सब में देखी है। ठीक हो गया, ठीक है। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे जो कि हमारे पास डेली डोज की लास्ट स्टोरी है, और वो इंटरेस्टिंग है। जिस तरह से हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ज्यादा जिद्दत लाई जा रही है, हर रोज कोई ना कोई एक नई इन्वेंशन हमारे सामने आ रही होती है। अभी हम आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने वाले हैं, खुद ब खुद चलने वाली दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बाइसिकल इजाद की गई है, और ये इजाद जिस इंजीनियर ने की है, जिसने बेसिकली बनाई है, उसकी अपनी थोड़ी सी स्टोरी ऐसे है कि वो एक दफा कोई बाइसिकल चला रहा था तो गिर गया, उसको चोट लगी, तो वहां से उसने सोचा नहीं, इसको मतलब एक मुख्तलिफ अंदाज में बनाना है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए। सो इस साइकिल के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसमें कैमराज नस्ब हैं, इसमें सेंसर्स लगाए गए हैं, इसमें लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, और ये बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बैलेंस जो है वो मेंटेन रखती है, फॉरवर्ड भी मूव कर जाती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और इसके साथ साथ ये खुद ब खुद स्टैंड पे खड़ी हो जाती है। सो जो विजुअल्स हैं वो हमारे व्यूअर्स अभी देख भी रहे होंगे कि ये जो बाइसिकल है वो किस तरह से चलती है और किस तरह से काम कर रही है। सो हरमीत। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ रही है, लोग जितनी तेजी से इस हवाले से इस मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा इकदाम है। भाई बहुत सारी चीजें सेफ्टी के हवाले से की जा रही हैं, तो ये भी अच्छी बात है कि भैया भाई करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। यस, बिल्कुल ठीक हो गया। टेक्नोलॉजी वैसे जिस तरह एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, मेरा ख्याल है कि ये तो वैसे बाइसाइकिल बाइक ही बन गई समहाउ, लेकिन इसके अंदर जो यूनिक चीज मुझे नजर आई कि खुद ब खुद पार्क हो रही है, खुद ब खुद जा रही है, ये बड़ी स्टैंड पर आ रही है, बहुत बैलेंस मेंटेन कर रही है। सो जबरदस्त है, और इसी तरह की स्टोरीज हम आने वाले शोज में भी डिस्कस करते रहेंगे, बिकॉज टेक्नोलॉजी की अब कोई लिमिट नहीं रही, और जिस तरह से रोज बरोज इन्वेंशन होती जा रही हैं, सो हमारे जो व्यूअर्स हैं, ये पूरी दुनिया के जो लोग हैं, उनको भी इस किस्म की इंटरेस्टिंग स्टोरीज का इंतजार रहता है। सो यहाँ पर तो हमारा डेली डोज एंड हुआ। अभी हमें शो में एक ब्रेक शामिल करने के बाद वापस आएंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। इरफान भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे। ब्रेक आप ले लें, मैंने भी ले लिया, आप भी ले लें। चलें मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अभी हम जरा जिक्र करेंगे दांतों की प्रोटेक्शन, दांतों की क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त टूथपेस्ट है जो कि आपके दांतों को मुकम्मल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, विच इज़ कोलगेट स्पार्कल। और इसमें शामिल है फ्लोराइड, इसमें शामिल है पर्ल पाउडर, इसमें शामिल है लौंग, जो कि हर एतबार से एक ये जो कोलगेट स्पार्कल है इसको एक मुकम्मल टूथपेस्ट बनाते हैं। फ्लोराइड बेसिकली करता क्या है? फ्लोराइड आपके दांतों को मुकम्मल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दांतों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, इसके साथ साथ आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगने देता, और ऑब्वियसली कैविटीज़ बनने से भी आपके दांत बहुत हद तक महफूज रहते हैं। लौंग दांत की तकलीफ और दर्द में आराम देता है, और ऑब्वियसली सांसों को महक भी देता है। इसके साथ साथ पर्ल पाउडर जो इस कोलगेट स्पार्कल में शामिल है, ये दांतों को चमकदार बनाता है और बहुत ज्यादा वाइटनिंग देता है। सो बेसिकली ये जो तीनों चीजें हैं ये कोलगेट स्पार्कल को एक मुकम्मल टूथपेस्ट बना रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो अपने दांतों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोलगेट स्पार्कल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोलगेट स्पार्कल को लाजमी तौर पर एक अच्छे टूथब्रश के साथ इस्तेमाल करें, रात सोने से पहले, सुबह उठ के जब आप अपना ब्रेकफास्ट कर लें उसके बाद भी इसको यूज करें। और साथ ही साथ अगर आपने स्पेशली कोई मीठी चीज का इस्तेमाल किया है तो तब भी आपको कोलगेट स्पार्कल का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है, ताकि आप अपने दांतों को कैविटीज से महफूज रख सकें, कीड़ा लगने से महफूज रख सकें, और ऑब्वियसली क्लीनलीनेस वाली जो चीज है वो भी कोलगेट स्पार्कल को यूज करके आप फुलफिल कर सकते हैं। और बेसिकली ये बेहतरीन तो है, तो लकी ड्रा का भी बताइए जो सबसे यूनिक चीज है। वो आगे चलकर बताएंगे, सब कुछ एक साथ बता दें।
बहरहाल ये तमाम चीजें तो मैं आपको और आगे भी चलकर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि कोलगेट आपको दे रहा है कीमती इनामात जीतने का मौका। अब अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर की कोलगेट स्पार्कल के हमरा एक तस्वीर हमें व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप नंबर है 030693197949। नंबर एक दफा फिर से रिपीट कर रही हूँ 030693197949। इस पर आप पिक्चर भेजें कोलगेट स्पार्कल के साथ और कोलगेट स्पार्कल आपको और फिर हम विनर्स का नाम दिखाएंगे स्क्रीन पे उनकी पिक्चर्स के साथ दिखाएंगे और फिर कोलगेट स्पार्कल की तरफ से बेशुमार कीमती इनामात जीतने का मौका भी आपको भिजवाएंगे उनको फिर हम। हाँ, भिजवाएंगे भी और देंगे भी और साथ स्पार्कल तो जरूर भिजवाएंगे। हाँ, कोलगेट स्पार्कल लाजमी भिजवाएंगे। सो इस वक्त हम डिस्कस भी करेंगे कैविटीज दांतों में किस तरह से बनते हैं और हमें दांतों की प्रोटेक्शन किस तरह से करनी है। डेंटल सर्जन डॉक्टर हसन साकिब इस वक्त शो में हमें ज्वाइन करे हैं। थैंक यू सो मच हसन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। हसन, कोलगेट स्पार्कल दांतों की मुकम्मल हिफाजत के लिए एक बेहतरीन टूथपेस्ट है। ये बताएं कि दांतों में जो कैविटीज लगते हैं इसको दूर करने के लिए या कैविटीज ना लगे, दांतों को कीड़ा ना लगे, प्रोटेक्शन वाली चीज के लिए क्या क्या करने की जरूरत है? जी, थैंक यू रुकमा फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट। एंड जैसे कि आपने कहा है कि इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। हमारा जो केरीज लगना, जिसको आम जुबान में हम कीड़ा लगना कहते हैं, ये दांतों पे जब लगते हैं तो यूजुअली इसको लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अब फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से होता ये है कि वो कीड़ा मुंह के अंदर वो बढ़ता रहता है और एट द एंड वो वहाँ पे दर्द कॉज करता है। अब जैसे कि कोलगेट स्पार्कल है, कोलगेट स्पार्कल के अंदर इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि उसको बचाने में हमें हेल्प आउट करते हैं। अब जो केरीज है वो बेसिकली, इसका मैं आपको थोड़ा सा साइकिल बता देता हूँ होता क्या है कि यूजुअली हम ये समझते हैं कि सुबह उठ के हमें खाना खा के ब्रश करना पड़ता है क्योंकि हमारी बैड ब्रेथ होती है। इस बैड ब्रेथ को ओवरकम करने के लिए सिर्फ हम ब्रश करते हैं। यूजुअली हमें ज़रूरी सबसे ज़्यादा रात में होता है। वजह यह है कि जिस टाइम हम खाना खाते हैं ओवर द नाइट वो खाने के कुछ ज़रात हमारे दांतों के अंदर रह जाते हैं। उन ज़रात की वजह से हमारे ये केरीज जो है वो ज़्यादा ग्रो करता है दांतों के अंदर। अब रात को ब्रश करना इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि आपका मुंह पूरी रात बंद रहता है। तो मुंह पूरी रात बंद रहेगा तो वो ज़्यादा सलाइवा के साथ वो एक्ट करेगा। जब वो सलाइवा के साथ एक्ट करेगा तो वो कॉज करेगा केरीज आपके सारा। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है वो गम्स का भी। एक और चीज अगर हम देखें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि कई लोग जो है उनकी शिकायत भी होती है ना कि भैया दांत जो है वो बिल्कुल चमकदार ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग स्मोकिंग करते हैं या चाय पीते हैं, कॉफी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में जिस तरह रोमा ने कहा कि कोलगेट स्पार्कल में तमाम तरह खसूसियात हैं, तो तरीकाकार मतलब इसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे ये जो है एक आम मरीज जो है, एक आम आदमी जो अपने दांतों को साफ सुथरा देखना चाहता है तो उससे वो इस्तेफादा हो सकता है इन चीजों से? जी, ये कोलगेट स्पार्कल के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है दैट इज़ फ्लोराइड बेसिकली। जैसे कि इन्होंने बोला है कि लोग तंबाकू नोशी करते हैं, एक्चुअली वो तो एक वैसे ही गलत चीज़ है। प्लस कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, हमारा वैसे ही बड़ा कल्चरल है ये, तो उसकी वजह से वहाँ पे स्टेन्स आ जाते हैं जिसके ऊपर। वो स्टेन्स को ओवरकम करने के लिए इसके लिए एक इंग्रेडिएंट है इसमें जो कि फ्लोराइड है। फ्लोराइड क्या करता है, आपके दांतों के ऊपर एक्ट करता है, आपके स्टेम सेल्स के ऊपर एक्ट करता है दांतों के, और इसको वो चमकदार बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बड़ी हमने यूजुअली देखी लोगों के अंदर कि उनके गम्स का प्रॉब्लम आ जाता है, और गम्स का जो प्रॉब्लम आता है तो ऑब्वियसली फिर वो ब्लीडिंग वगैरह, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए उनको? गम्स की ब्लीडिंग सबसे पहले तो उसके लिए दांतों की सफाई कराना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट अमेरिकन रिसर्चर्स वो कहते हैं कि हर 6 महीने बाद वैसे ही दांतों की जो है सफाई करना है। दिस इज कॉल्ड स्केलिंग प्लस पॉलिशिंग, दिस इज द होल प्रोसीजर। एंड इसके अंदर जब आप स्केलिंग पॉलिशिंग कराते रहेंगे तो आपके एक तो मसूड़े भी हेल्दी रहेंगे और दांत भी आपके हेल्दी रहेंगे। प्लस दांतों के लिए टूथपेस्ट जो है वो उसको आप दांतों के ऊपर लगा के फॉर 2 to 3 मिनट्स उसको रखें। अच्छा। और उसके बाद ब्रश करें। बेसिकली ब्रशिंग टेक्निक्स होती हैं, उसमें आपको ब्रश को अकॉर्डिंग टू योर जिंजाइवा या मसूड़े के अकॉर्डिंग जो है वो आपको चूज करना पाइए। और ये एक लेमैन को ऑलमोस्ट दिन में 2 दफा आप कह रहे हो, मॉर्निंग और नाइट के करना चाहिए या 3 टाइम करना चाहिए? असूली तौर पर तो हमें हर खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, लेकिन चूंकि मसरूफियत होती है लोगों की तो यूजुअली ट्वाइस डेली जो है वो दैट इज नेसेसरी। और एक टाइम का जो ब्रश है अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मिनट्स का लेना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मिनट्स का जो टाइम है वो दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज हमने ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखी जो सबसे डेंजरस चीज भी बनी कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो क्रैक्स आ गए और जो स्टेरिलाइजेशन का मसला आया डेंट्रीज के अंदर, हमने देखा कि जो हमारा हेपेटाइटिस की बात करें, मैं एक स्टैट्स पढ़ रहा था कि 80-90% जो रेशो स्पीडली ये पाकिस्तान में फैला हेपेटाइटिस का
वो डेंटिस्ट्री से पहले। तो अभी उसमें क्या देखते हैं, कुछ न्यू इनोवेशन? ऑब्वियसली जो अच्छे डेंटिस्ट हैं वो तो स्टेरलाइज के अलावा वो न्यू की तरफ भी जाते हैं, डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट की तरफ, बट बहुत एक्सपेंसिव है। एक आम आदमी के लिए उसको अफोर्ड करना दैट इज रादर इम्पॉसिबल, कि वो एक छोटे से स्केलिंग के लिए भी आपसे 1 लाख तक चार्ज कर रहे हैं। तो अब उसमें कैसे देखते हैं, क्या करना चाहिए एक आम लेमैन को इसमें? इसमें यूजुअली एक तो सबसे पहले अपने डेंटिस्ट को बड़ा एहतियात से चूज करें। लोगों ने क्वैक्स जिनको कहते हैं आम जुबान में अताई कहते हैं, अच्छे भी ऐसे ही है, अच्छे जो हैं वो भी इंस्ट्रूमेंट का बड़ा मसला चल रहा है। नहीं, आप उसमें कम से कम उनसे ये देखें, आपका जो स्टेरिलाइजेशन पाउच होता है उसमें जिस टाइम पे वो ऑटोक्लेव हो जाता है तो उसके ऊपर कलर चेंज हो जाता है, उसके ऊपर इंडिकेशन होती है। आप एक तो सबसे पहले अपने डेंटिस्ट के पास जाके वो जब पाउच होता है उसके ऊपर वो कलर का जो चेंज है वो लाजमी देखें एक तो। दूसरा, उसको सबसे पहले एक रिव्यू करें कि वो क्या वो डेंटिस्ट आया जो है वो वाकई डेंटिस्ट है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो एक अताई वहां पे बैठा हुआ काम कर रहा है, वो बेसिकली आम छोटे इलाकों के अंदर बैठे होते हैं और ये कर रहे होते हैं। अच्छा, और दूसरी एक और चीज़ यहाँ मैं अपने देखने वालों को भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप रात को बिना ब्रश किए सोते हैं, कोलगेट स्पार्कल के साथ अगर आप ब्रश नहीं करते, तो होता इससे क्या है कि जितने भी आपकी कैविटीज़ उसी तरह बनते हैं, बिकॉज जो आपने रात को जो भी खाया होता है वो फिर आपके दांतों के अंदर ही रहता है, विच मेक्स कैविटीज, उसके साथ साथ कीड़ा लगता है, बैक्टीरिया लगता है। सो अगर आप इन तमाम चीज़ों से बचना चाहते हैं सो इसके लिए आपको एक अच्छे टूथब्रश के साथ कोलगेट स्पार्कल से ब्रश करके सोना है। हसन, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी कि प्लाक लग जाता है और ये एकदम नहीं लगता, ये लगता रहता है, मतलब थोड़ा थोड़ा फिर एक येलोइश फॉर्म आ जाती है। ये जब लग रहा हो सो उसके दौरान हमें क्या क्या चीज़ें, प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि वो जब फिर वो फुल उसकी ग्रोथ आ जाती है उससे हम बच सकें? बिल्कुल जी रुकमा, इसके अंदर वही सबसे पहले कि एक तो आप फ्लॉस करें। एक टूथपिक हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी जगह अगर हम फ्लॉस करेंगे तो ये टार्टर, जिसको आम जुबान में कैलकुलस भी कहते हैं, इसको करेड़ा भी कहते हैं, इसका लगना जो है वो अवॉइड किया जा सकता है। प्लस अपनी ब्रशिंग रेगुलरली करें। इसके अंदर कोलगेट स्पार्कल के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको इस चीज़ से रिलीफ दे सकते हैं, इस टार्टर को लगने से अवॉइड कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अपने माउथ वॉशेस बहुत ज़्यादा यूज़ करें इसके अंदर, ताकि आपकी जो है वो ब्रेथ की फ्रेशनेस भी रहे और अंदर जो जरासीम जो कि ये चीज़ कॉज करते हैं वो चीज़ भी इसको लगने से रोके। डॉक्टर साहब, एक और यूजुअली बड़ा पूछा जाता है वो गर्म ठंडा वाला मसला, बड़े लोगों का ये मानना है कि उसमें क्या करना चाहिए, उसके लिए कोई प्रिकॉशन या कोई ऐसी चीज़? गर्म ठंडे के लिए सबसे ज़्यादा ये है कि आप कोलगेट स्पार्कल को जो है वो लगा के दांतों के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद फिर उसमें ब्रश कर लें, तो इसके अंदर वो बेहद हद तक जो है वो जो आपकी गर्म सर्द का इसका भी क्या गम से रिलेटेड होता है? ये भी इसके अंदर गम से रिलेटेड नहीं होता, ये बेसिकली दांत के अंदर छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसके ऊपर वो ज्यादा एब्रेजन की वजह से वो ओवरकम कर जाती है। ठीक है जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो और चीज अगर ज्यादा हम देखते हैं उम्मूमन रात को अचानक दर्द, बहुत दर्द है भैया, तो ऐसे में ये तकलीफ होती है। फिर पुराने आजमूदा फार्मूले हम वही करते हैं ना कि वही आजमा दे, लौंग उठा दी, जल्दी चबा दी, थोड़ा सा तकलीफ कम हो जाती। ऐसे में कोलगेट स्पार्कल में क्या ऐसी कोई खसूसियात है कि भैया दर्द भगाए? जी बिल्कुल जी, इसके अंदर हैं ऐसी खसूसियात। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो लौंग का है वो आपका वैसे ही लौंग जो है एक देसी टोटका चलता आ रहा है कई अरसे से कि वो रख के लोग जो है वो उसको दर्द के लिए यूज करते थे। अब इसके अंदर क्योंकि लौंग है तो दिस इज वेरी हेल्पफुल, वहां पे आप लगा के इसको छोड़ें और वो जो है वो दर्द के लिए, पेन रिलीफ के लिए दैट इज वेरी गुड फॉर इट। अच्छा, तो जिस तरह से फ्लोराइड, पर्ल पाउडर और लौंग, ये जो तीनों चीजें हैं ये बेसिकली कोलगेट स्पार्कल को एक मुकम्मल टूथपेस्ट बना रही हैं। अच्छा, फ्लोराइड से आपने कहा कि दांत होंगे मजबूत, कैविटीज नहीं बनेंगी, कीड़ा नहीं लगेगा। लौंग जो है वो पेन रिलीफ है और सांसों को महक भी देता है। ठीक है। और पर्ल पाउडर जो है वो सफेद करता है दांतों को, शाइनी ब्राइट स्माइल। और अगर अपने डेंटिस्ट से बचना है तो इसका इस्तेमाल रेगुलर करना शुरू कर दें। इनका तो काम बैठ गया ना, तो हम नहीं चाहते। हसन का तो अपना क्लिनिक भी है, राइट? जी बिल्कुल, मेरा अपनी प्रैक्टिस है, डेंटोरियल स्टूडियो के नाम से है, वेलेंशिया के अंदर। तो हम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। पर्ल पाउडर कौन कौन से प्रोसीजर्स में वैसे यूज हो रहा है? प्रोसीजर्स के अंदर पर्ल पाउडर यूजुअली पॉलिशिंग में यूज होता है। जब हम दांतों की सफाई कर लेते हैं तो उसके बाद स्केलिंग और पॉलिशिंग, जो पॉलिशिंग होता है वो ऊपर से जो है वो पॉलिश करने के लिए हम उसके अंदर जो पेस्ट यूज करते हैं उसके अंदर भी पर्ल पाउडर होता है। अच्छा, अगर हम देखेंगे जिस तरह से हम कह भी रहे हैं अपने लाइक इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी, और हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, बच्चे जो मीठा बहुत खाते हैं, राइट? तो अब बच्चों ने मीठा खा लिया या इवन बड़ों ने भी खाया, तो उसके बाद आपको कुल्ली लाजमी करनी है। और दूसरा ये कि आप कोलगेट स्पार्कल से एक अच्छा सा लाइक ब्रश भी कर सकते हैं,
सो आप इस चीज से बच सकते हैं कीड़ा लगने से। बट हम देखते हैं हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनकी ट्रेनिंग कुछ इस तरह से नहीं है, या वो मीठा तो बहुत खाते हैं, कैंडीज, चॉकलेट, उसके बाद ब्रश नहीं कर रहे या कुली नहीं कर रहे। सो किस तरह से बच्चों को ट्रेन किया जाए और किस तरह से हम कीड़ा लगने से अपने दांतों को महफूज रख सकते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं? एक तो बच्चों को बचपन से आदत डालनी चाहिए हमें कि वो ब्रश करें। जब भी वो कुछ मीठा खाते हैं, टॉफ़ी खाते हैं, यूजुअली ये होता है कि हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि टॉफ़ी मत खाओ, कीड़ा लग जाएगा। होता ये है कि टॉफ़ी खाने से कीड़ा नहीं लगता, टॉफ़ी खाने के बाद सफाई ना करने से वहाँ पे जो है वो कीड़ा लगता है। तो आप सबसे पहले उनको इस चीज़ पे ट्रेन करेंगे, वो हर दफ़ा जब भी टॉफ़ी खाएं या कुछ मीठा खाएं तो वो ब्रश करें। और उसके अलावा वो जो है गॉज मिलती है एक, वो कॉटन की तरह की होती है, माएँ उसके जो है वो उंगली पे लगा के उससे अच्छी तरह से सफाई करें उनके। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया और इसका जिक्र हरमीत ने भी किया था, हम लोग मतलब अगर हम अपनी भी बात करें, ऑफिस में जो काम करते हैं ये वैसे भी चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं स्मोकिंग बहुत करते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है, दांतों पे स्टेन्स, जिस तरह से आपने भी कहा, इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता दांत येलोइश होना शुरू हो जाते हैं। जब चाय पीने के बाद फौरी तौर पर कुल्ली की जाए, क्या किया जाए ताकि ये जो येलोइश वाली चीज़ है, ऑब्वियसली हम अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा गहरी हो जाएगी, डीप हो जाएगी। सो हम साथ साथ क्या करते रहे? बिल्कुल जी, इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आप जो जैसे आपने कहा कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर जो कॉफ़ी चाय ज़्यादा पीते हैं, दूसरा हमारे जो पंजाबी खाने हैं इसमें हल्दी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से दांत जो हैं वो बहुत ज़्यादा पीले जल्दी हो जाते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये करें कि जब भी आप खाना खाएं या कोई भी इस तरह की चीज़, कॉफ़ी पिए, तो आप एक घूंट पानी का ज़रूर ले लें या फिर कुल्ली कर लें अच्छी तरह से, ताकि एक जो लेयर ऊपर बननी है वो बनने से अवॉइड हो जाए और इससे आपकी जो है एक ओल्ड एज के अंदर हमने देखा कि दांतों का मसला आ जाता है। बूढ़े जब भी अफराद हमने देखे हैं तो उनको फिर दांत लगवाने पड़ते हैं। उसमें मैंने अपने पेरेंट्स के लिए भी ये डिस्कस किया, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि कुछ रिकमेंड नहीं करते, वो कहते हैं जी इसमें हीलिंग नहीं होगी, और फिर ओबियसली जब वो खा नहीं पाते उनके लिए च्यू करना बड़ा मसला हो जाता है। तो उसमें क्या आप लोगों की फिर रिकमेंडेशन होती है, अगर किसी का अबव 60 या 70 के अगर दांत गिर जाते हैं तो क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए इसमें? देखिए जी, अबव 60-70 वैसे भी बोन जो है, जो हड्डी होती है, वो रेस्टना शुरू हो जाती है, नीचे की तरफ बैठना शुरू हो जाती है। अगर तो हमारे पास हेल्दी हड्डी हो तो हम वहाँ पे यूजुअली इम्प्लांट, जो एक डेंटल इम्प्लांट होता है, वो सर्जिकल छोटा सा एक प्रोसीजर होता है, हम वो रिकमेंड करते हैं। अगर आया कि वहाँ पे हड्डी नहीं मौजूद तो हम डेंचर की तरफ, जिसको आम जुबान में पीड़ कहते हैं, हम वो उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ऑल द लाइफ लॉन्ग उन्होंने अगर उसकी टेक केयर की हो तो वो उसके अंदर वो चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है, हड्डी की रिसने को रोका जा सकता है। ठीक हो गया। तो हसन हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, बहुत से सवालात है जो हमने हसन से करने हैं, बट अभी हमें शो में एक ब्रेक पर जाने से पहले यही बात कि जनाब कोलगेट स्पार्कल को आप लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत कीड़ा लगने से, कैविटीज लगने से महफूज रहें, आपके दांत सफेद रहें या आपके दांत मजबूत रहें। सो दिस इज द बेस्ट फार्मूला, दी बेस्ट फार्मूला। एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। कोलगेट स्पार्कल एक बेहतरीन जबरदस्त किस्म का टूथपेस्ट, एक मुकम्मल किस्म का फॉर्मूला, एक मुकम्मल किस्म का टूथपेस्ट जिसमें आपको सभी चीजें मिलेंगी। फ्लोराइड भी मिलेगा, पर्ल पाउडर भी मिलेगा, लौंग भी मिलेगा, जो कि आपके दांतों को महफूज भी रखेगा और साथ साथ क्लेनलीनेस वाला एलिमेंट भी इस चीज से कवर हो जाएगा, क्लेन भी रहेंगे दांत। और इसके साथ साथ कोलगेट स्पार्कल आपको दे रहा है कीमती इनामात जीतने का मौका। कीमती इनामात अब आप जीत कैसे सकते हैं, इसके लिए तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपने करना क्या है, अपनी फैमिली के किसी भी फर्द की कोलगेट स्पार्कल के साथ एक पिक्चर हमें व्हाट्सएप करनी है। व्हाट्सएप नंबर भी मैं अभी आपको बताती हूँ, व्हाट्सएप करें और उसके बाद हम आपको शामिल करेंगे लकी ड्रॉ में और आप बेशुमार कीमती इनामात जीत सकते हैं। कोलगेट स्पार्कल के साथ आपने अपनी पिक्चर हमें व्हाट्सएप करनी है। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर जनाब हमारा ये है 030693197949 030693197949। सो जनाब हमारे साथ डॉक्टर हसन साकिब मौजूद हैं। हसन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमने काफ़ी चीज़ों को तो डिस्कस किया, कीड़ा लगना, कैविटीज़ एक्सेट्रा, ये बताएं कि दांतों के कॉमन मसाइल कौन कौन से हैं जो कमोबेश हम हर इंसान में किसी ना किसी एज में देखते हैं? बिल्कुल ठीक है रुकमा, इसके अंदर सबसे जो इम्पॉर्टेंट असल में एक्चुअली द प्रॉब्लम है इसके हमारे पास जो दांतों के मसाइल हैं इनको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। लोग तब तक किसी भी डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पसंद करते जब तक उनको कोई दर्द महसूस ना हो। यूजुअली ये काम जो शुरू होता है वो कीरीज लगने से, कीड़ा लगने से शुरू होता है दांतों के अंदर, और वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम लोग उसको इग्नोर करते रहते हैं और इट एंड्स अप इन अ रूट कनाल, जिसको हम आम जुबान में जड़ का इलाज भी कहते हैं।
अब वो जब केरीज लगती रहती है, रूट कनाल तक पहुंच जाता है, दर्द होती है, वो हमारे पास आते हैं, फिर वो कहते हैं कि इसको दवाई से बचा लिया जाए। दवाई खाने से वो इस मोमेंट पे नहीं बचाया जा सकता। तो डॉक्टर साहब उसमें एक चीज़ बड़ी हमने कॉमन देखी कि नॉर्मली जब भी आपको पेन होती है तो डेंटिस्ट आपको नॉर्मली एंटीबायोटिक का 3 या 5 दिन का कोर्स करवा देता है, अगर ज़्यादा पेन है तो 7 दिन का करवा देता है। तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें कोई रेमेडी इसके अलावा भी है? नहीं जी, इसमें रेमेडी कोई नहीं है। एंटीबायोटिक बेसिकली इसलिए दी जाती है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। हमारी बॉडी जो है वो बेसिकली खून जो है वो स्टेराइल होता है, तो क्योंकि मुंह में जरासीम होते हैं तो वो उसके थ्रू अंदर पास ऑन कर जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज होता है। उसका सोल्यूशन क्या है? लाइक ऑब्वियसली किसी जगह पे आपकी वो चीज जो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें तो आपने बताई थी, लेकिन अगर खुराक के हवाले से हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे खाने हैं सब्जियों में या दीगर चीजों में कि जो इस्तेमाल से आपके दांत जो है मजीद स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और खासकर जो लोग कॉफी के ज्यादा शौकीन है तो उनके लिए सब्ज चाय कितनी मुफीद साबित हो सकती है दांतों के लिए? देखें जी, इसके अंदर आपने क्वेश्चन, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है, आप डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें जिसमें कैल्शियम होता है। कैल्शियम की वजह से आपके दांत जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं। एज वेल एज इसके साथ जो है आप कोशिश करें स्टिकी चीज़ों को अवॉइड करें ताकि आपके जो दांत हैं उनको ज़्यादातर कीड़ा ना लगे। अच्छा हसन, ये भी बताइएगा कि रूट कैनाल तक मामला कब पहुँचता है, और दूसरा ये कि जो ब्रिज हेयर इम्प्लांट दोनों में फ़र्क क्या है, क्विकली बताइए बिकॉज वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ। रुकमा, इसके अंदर जो बेसिकली केरीज है वो कीड़ा लगना, वो जब हम उसको इग्नोर करते रहते हैं तो इवेंचुअली जो नीचे पल्प है वहां तक वो पहुंच जाता है, विच एंड्स अप इन अ रूट कैनाल। और आपने जैसे जिक्र किया इसका ब्रिज का और इम्प्लांट का, तो जिस टाइम पे दांत बिल्कुल खत्म हो जाता है, रूट कैनाल के बाद की भी स्टेज, दैट इज स्टेज 3, तो वहां पे दांत को निकालना हमें पड़ जाता है। अब वो निकालने के अंदर अगर हम ब्रिज की तरफ जाते हैं तो वो अगले और पिछले दांत को थोड़ा सा ग्राइंड करके तो हम एक ब्रिज दे देते हैं ताकि वो जगह जो है स्पेस खाली दांत की। लास्ट तक ये भी बताते जाइए कि अगर दांत टेढ़े होते हैं तो ब्रेसेस लोग करवाते हैं, तो उसमें भी लोगों को बाद में बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो उसमें क्या क्वालिटी यूज होनी चाहिए, कैसे उसको देखना चाहिए? देखिए जी, ब्रेसेस जो हैं वो 2 तरह के आजकल आ गए हैं। एक इनविजिलाइन है जिसके अंदर जो है आप दांतों को बगैर तार लगे जो है वो सीधे कर सकते हैं, और एक जो है वो कन्वेंशनल ब्रेसेस जिसमें तार लगे कर सकते हैं। तो हसन ने तमाम चीजें बता दी, मसाइल भी बता दिए, बट अगर आप चाहते हैं कि इन तमाम इश्यूज से आप बच जाएं और टाइमली बच जाएं, तो उसके लिए आपको कोलगेट स्पार्कल का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है, और दिन में 2 से 3 बार एक अच्छे टूथब्रश के साथ कोलगेट स्पार्कल को इस्तेमाल करें ताकि आप अपने दांतों को कैविटीज और कीड़ा लगने से महफूज बना सके और आपके दांत साफ भी रहें और वाइट भी रहें। सो बेसिकली फ्लोराइड, लौंग और जो पल पाउडर है, वो तमाम ये जो चीजें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं कि कोलगेट स्पार्कल को एक मुकम्मल टूथपेस्ट बना रही हैं। इसको इस्तेमाल करें, दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें, रात को सोने से पहले, नाश्ते के बाद फौरी तौर पर इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ अगर आपने कुछ मीठा खाया है उसके बाद भी कोलगेट स्पार्कल को लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। अभी हम शो में शामिल करेंगे, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, एक बहुत अहम मौजू हम देखते हैं, हम पॉल्यूशन की बात करते हैं, हम एयर पॉल्यूशन की भी बात करते हैं, बट वाटर पॉल्यूशन भी इस वक्त बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान का जिक्र करें, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का जिक्र करें, वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, होता क्या है कि जो चीज़ें पानी को आलूदा करती हैं उनके सद्देबाब के लिए तो शायद कोई उस तरह से ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे, लेकिन साथ ही साथ जब इस तरह के पानी से सब्जियों की काश्त की जाती है और फिर सब्जियां जब हम इंसानों तक पहुंचती हैं तो ऑब्वियसली वो हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही हैं। अगर हम देखें तो आजकल के दौर में वैसे ही इतनी मतलब अजीबो गरीब किस्म की बीमारियां हैं, और शायद उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न हमारा लाइफस्टाइल है। हम अगर देख लें, लाइफस्टाइल के साथ साथ हमारी खुराक ठीक नहीं, हमारी ग़िज़ा ठीक नहीं, और ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती है जब आलूदा पानी से सब्जियों की काश्त की जा रही है, सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त की जा रही है, गटरों के पानी से जो सब्जियों की काश्त है वो की जा रही है। फिर इससे होता यह है कि इंसानी सेहत बहुत ज़्यादा मुतासर होती है और मुख्तलिफ बीमारियां इंसानों में जन्म लेती हैं। सो इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। साहिवाल का जिक्र आपके साथ करेंगे, इसके साथ साथ कसूर का रुख करेंगे और बहावलपुर का भी रुख करेंगे। तीनों शहरों की सूरत हाल अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे साहिवाल का, जहां से हमारे नुमाइंदे शाहिद रफीक हमें ज्वाइन करें। शाहिद, इस वक्त बताइएगा कि साहिवाल शहर में क्या सूरत हाल है और क्या यहाँ पर जो मुतल्लिका इंतजामिया है, फूड अथॉरिटी है, इन तमाम चीजों के खिलाफ कोई एक्शन ले रही है, कोई कार्रवाई की जा रही है?
आज बिल्कुल अभी तक साहिवाल के गिरदोनवा में, साहिवाल के नवाही इलाकों में जहां पर डिस्पोजल लगा हुआ है, सीवरेज का डिस्पोजल में मौजूद है, वहां पर इर्द गिर्द की तमाम ज़मीन पर सब्जियों की काश्त का अमल जारी है। जहां पर जो सब्जियां काश्त होती हैं उनमें आलू, मूली और गाजर, गोभी वगैरह यहाँ पर काश्त होती हैं, और पालक भी बहुत ज़्यादा जगहों पर काश्त हो रही है। और ये तमाम की तमाम गंदे पानी से परवान चढ़ने वाली सब्जियाँ मंडी में जाती हैं और लोगों के घरों में पहुँचती हैं, जिसकी वजह से मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर हजरात का ये कहना है कि यही गंदी सब्जियां खाकर उनके हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और पेट की और अंतड़ियों की बीमारी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। और इसी तरह से महकमा फूड अथॉरिटी वालों ने चंद जगहों पर इसके खिलाफ ऑपरेशन भी किया है, मगर अभी तक इसके नवाही इलाकों में ये काश्त का सिलसिला जारी है। अवाम का ये कहना है कि फूड अथॉरिटी को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको जल्द अज जल्द रोका जाए, ताकि जब इनकी काश्त बंद होगी तो अवाम बीमारियों से महफूज होंगे, साफ सब्जियां खाकर वो सेहतमंद होंगे, ना कि गंदी सब्जियां, गंदे पानी की सब्जियां खाकर वो और ज्यादा बीमार हों। ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। साहिवाल का जिक्र किया, साहिवाल में क्या सूरत हाल है वो आगाह की। अब हम रुख करेंगे कसूर की तरफ बढ़ते हैं जी। उधर गुलाम मुर्तज़ा बेग साहब से पूछते हैं, जो गंदे पानी से, सीवरेज के पानी से जो काश्तकारी की जा रही है, सब्जियां उगाई जा रही हैं, जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल की वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही है, उस हवाले से इनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, कसूर के ज़्यादातर रकबे में काश्तकारी की जाती है और काश्तकारी में ख़ास तौर पर सब्जियां जो है वो ज़्यादा मिकदार में उगाई जाती हैं, लेकिन उन सब्जियों को जो पानी दिया जाता है वो नहायत ही वो गंदा जो है वो पानी, जिससे उनको सैराब किया जाता है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं कि इन सब्जियों की काश्तकारी के लिए कौन सा पानी इस्तेमाल होता है। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अलमिया कसूर का इन सब्जियों की काश्तकारी के लिए गंदा, ये रोड के साथ साथ देखिए ये नाला जा रहा है, गंदे से पानी इस्तेमाल होकर ये सब्जियां उगाई जाती हैं। ये सब्जियां हर शहरी खाता है, इस सब्जी को खाने से गंदे, क्योंकि ये गंदे पानी से शराब होती हैं, इसलिए ये सब्जियां घर घर जाती हैं और बीमारियां भी साथ लेके जाती हैं। हालांकि हमको चाहिए कि इन छोटे काश्तकार को पानी साफ दिया जाए ताकि ये सब्जियाँ काश्त करें साफ पानी से, और ये हम शहरी जो है ना कसूर वाले इन बीमारियों से बच सकें। जी आपने शहरी की बात सुनी, उसका कहना है कि गंदे पानी के साथ जो काश्तकारी जो की जाती है, जिससे सब्जियां हम घरों में अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, हमारे बच्चों में, हमारे अंदर मूजी किस्म की जो बीमारियां फैल रही हैं। आला हुकाम को चाहिए कि जिम्मेदारों को साफ पानी जो है वो मुहैया करें ताकि जो शहरियों को मूजी किस्म की बीमारियों से बचाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, सूरत हाल जानेंगे बहावलपुर की। जी हरमीत। अच्छा काशिफ जफर, अगर हम देखें तो ये तो बड़े हालात दूसरी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम बदबूदार पानी को देखें या गटर के पानी का इस्तेमाल जितना ज्यादा हो रहा है तो सब्जियां उतनी मुअज्जर साबित हो रही हैं। तो ऐसे में फूड अथॉरिटी और दीगर जो महकमे हैं, ज़िला इंतजामिया, कोई अमल दरामद क्यों नहीं कर पा रहे अपने इनके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? के दूसरे शहरों की तरह बहावलपुर में भी गंदे पानी से, गटर के पानी से सब्जियां उगाने का जो सिलसिला है वो जारी है। अगर बात करें इन सब्जियों की तो यहाँ पर पालक, आलू, मेथी, हरा धनिया, पुदीना, गाजर, मूली काश्त की जा रही है, लेकिन आफरीन है मुतलका इदारों पर कि वो इन पर कोई भी कार्रवाई करने से गुरेज़ा हैं। शहरी जो हैं वो उनका ये कहना है कि हम जब ये सब्जियां खाते हैं तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेट में दर्द और सांस का उखड़ कर आना, इस किस्म की बीमारियां जो उनसे है वो देखने में आती हैं। डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि महकमा फूड को चाहिए कि इन फसलों पर कार्रवाई करे और इन फसलों को तलफ करे, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। जबकि ये सब्जियां यहाँ से तैयार होकर सब्ज़ी मंडी में जाती हैं और वहाँ पर फ़रोख्त होती हैं। जो आड़ती हैं, जो ये सब्जियां ख़रीदते हैं, वो भी इस चीज़ को नहीं देखते कि ये किस पानी से काश्त की गई हैं। गटर के पानी से काश्त की गई ये सब्जियां सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हैं। अवाम का हुकूमत से यही मुतालबा है कि इस पर फौरी कार्रवाई की जाए और इन सब्जियों को तल्फ किया जाए ताकि हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। काशिफ हमारे साथ मौजूद थे। हमने तीनों शहरों की सूरत हाल आपके सामने रखी, साहिवाल की, कसूर और बहावलपुर की। सो ओवरऑल अगर हम देखें इरफान, जिस तरह से हम पोल्यूशन का जिक्र करें, वाटर पोल्यूशन और आलूदा पानी, जब आप गटर के पानी से सब्जियों की काश्त करेंगे, नालों का पानी इस्तेमाल होगा, तो ये इंसानी सेहत के लिए किस कदर टॉक्सिक होगा। ऑलरेडी जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया, इंट्रो में भी मैं कह रही थी कि हम ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में देखें तो आजकल बीमारियां इतनी ज्यादा खतरनाक किस्म की हैं और अक्सर डायग्नोसिस नहीं होता। सो मेरे ख्याल में ये चीजें कहीं ना कहीं इंसानी सेहत को तबाह कर रही हैं। और अभी रूट कॉज जिस तरह से हमारे सामने एक आ रही है, हम क्या कर सकते हैं? हमें चाहिए हमारे बड़ी एक
अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एम्फोसिस इसी चीज़ पे दिया जाता है, हेल्थ के ऊपर। और ये हेल्थ का सबसे मेजर पार्ट है कि जो आपने खाना है, जो पीना है। मैं इससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे टेक करते हैं अपनी, जो स्वीट्स के अंदर बात करें, उनकी चॉकलेट्स की बात करें, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हेल्थ जो है वो उसके ऊपर फोकस करती है हेल्थ डिपार्टमेंट के बच्चों को ऐसी कोई चीज़ ना दी जाए क्योंकि उन्होंने ग्रो करना है। हम क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारा सबसे बुरी क्वालिटी की, सबसे पैथेटिक क्वालिटी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बच्चों की है। अब ये जैसे सब्जी हर बंदे ने खानी है, अमीर है, गरीब है, हर एक ने और हर एज ग्रुप के बच्चों ने भी खानी है, नौजवानों ने भी खानी है, बूढ़ों ने भी खानी है। अब बच्चों में मेरे ख्याल में अगर मैं अपना थोड़ा सा यहाँ पे ओपिनियन ऐड करूँ या मेरी ऑब्जर्वेशन कि बच्चों में इम्यूनिटी बेहतर होती है, नौजवानों की भी इम्यूनिटी बेहतर होती है, बट जो लोग कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ होते हैं या जो बूढ़े लोग होते हैं, आप देखें कि उनकी इम्यूनिटी, उनमें मुदाफ़ती निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। वो जब ऐसी सब्जियां कंज्यूम करेंगे तो बात कहाँ से कहाँ जाती है। सो यहाँ पर फूड अथॉरिटी का जिम्मेदारी बनती है, यहाँ पर आला हुकाम की जिम्मेदारी बनती है कि जो जमींदार हैं उनको बाउंड किया जाए, पाबंद किया जाए कि वो साफ पानी से सब्जियों की काश्त करें ताकि हम ये जो चीजें हैं इनको बेहतर कर सकें। हरमीत का जरा कमेंट ले लें। जी हरमीत। जी बिल्कुल रोमा, अगर हम देखें तो उम्मूमन जब भी हम कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें ये कहते हैं कि भैया आपने सब्जियां खानी है, अगर सेहत बनानी है। ऐसे में आप ऑर्गेनिक सब्जियों की हम बात तो करते रहते हैं लेकिन हम ऑर्गेनिक से बहुत दूर हो चुके हैं। अगर ये चीजें इस किस्म की चलती रही तो ये मजीद बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित है, क्योंकि अब गटर का पानी, बदबूदार पानी जो है, खासकर साहिवाल का आपने जिक्र किया, तो साहिवाल से बहुत ज्यादा आलू की काश, प्याज की काश, बहुत सारे दीगर सब्जियां जो है वहां से मुख्तलिफ मंडियों तक उसकी रसाई होती है। बावलपुर भी एक बहुत बड़ी मंडी है, वहां पे किसानों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें उगाई जाती हैं। ऐसे में इंतजामिया जो है, हम उमूमन देखते हैं कि इंतजामिया भी कि मिली भगत से ये सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि इस इंतजामिया को पता नहीं होता, इंतजामिया खूब जानते हैं सारी चीजों को, लेकिन ये इंसानी अगर मैं आपको सेहत के साथ खिलवाड़ हो रही है। अगर हम उमूमन देखें, अगर सब्जियां खाद वगैरह तो डाली जा रही है तो ठीक है, मान लिया, लेकिन अब हालात इस किस्म के हो रहे हैं कि कुछ केमिकल से भरपूर पानी जो है वो भी उस साइड पे जाए, फिर बदबूदार पानी जाए। तो ऐसे में इंसान जो है अगर वो सब्जियां खाएगा तो मजीद उसकी जो हेल्थ है वो मुतासिर होगी। तो मैं समझता हूं कि फूड अथॉरिटी जिस तरह पहले एक्टिव थी उसे दोबारा एक्टिव होना होगा और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। बिल्कुल ठीक आपने बात की। और यहाँ पर मैं एक चीज ऐड कर दूं कि ऑब्वियसली अगर हमारी इंतजामिया या हमारे जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं वो अगर अभी जागे, सो इस चीज पर इंप्लीमेंट करते करते, कार्रवाइयां करते करते, फाइन करते करते, बाउंड करते करते जमींदारों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो मीनवाइल कुछ चीजें ऐसी हैं मेरे ख्याल में जो हमारे व्यूअर्स अभी हमें देख रहे हैं, अगर वो अपनी रूटीन में और लाइफस्टाइल में शामिल कर लें तो मेरे ख्याल में वो काफी हद तक इस टॉक्सिसिटी से बच सकते हैं। उसके लिए कुछ अर्सा पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि सब्जियां तो इस तरह से काश्त की जाती है, गो के असर थोड़ा बहुत आ जाता है, थोड़ा बहुत नहीं ज्यादा ही आता होगा, बट इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अपनी हिफाजत हमने खुद करनी है ना, हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी सेहत के लिए, अपने घर वालों की सेहत के लिए। सो इसके लिए व्हाट वी नीड टू डू कि हम विनेगर थोड़ा सा लें और उसको पानी में, थोड़े से पानी में विनेगर डाल के उससे थोड़ी सी सब्जी लाइक डिप कर दें, थोड़ी सी धो लें। सो जो काफी ज्यादा असर है, टॉक्सिसिटी है, वो जाहिल हो सकती है। तो मेरे ख्याल में आप तब तक ये करें जब तक हम इंतजामिया को जगा रहे हैं कि आप कुछ करें। रोमा ऐड करना चाह रहा था कि आप देखें कि पीछे एक लास्ट 2-3 ईयर से बड़ी अवेयरनेस आई ब्रायलर के हवाले से भी, जिस तरह के स्टेरॉइड दिए जाते हैं, जिस तरह की उनको मेडिसिन दी जाती है जिसमें 25 से 30 डेज के अंदर एक ब्रायलर को तैयार किया जाता है। उसका नॉर्मल टाइम पीरियड जो होता है वो 3 to 4 मंथ का होता है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का टॉक्सिक है आपके, जो भी लोग उसको खाते हैं। अभी तो बेचारे, या मुझे ये समझ नहीं आ रही, आज सब्जियों की हम बात कर रहे हैं, पहले ब्रायलर की हमने एक स्टोरी सुनते रहे कि आखिर अवाम खाए तो खाए क्या। ये तो यही रीजन है कि अब हमारे हॉस्पिटल डिजीजेस के साथ, लोगों के पेशेंट के साथ देखें तो भरमार है, हर तरह की नई डिजीज आ रही है, क्योंकि इम्यूनिटी नहीं रह रही और इस तरह की बीमारियां आ रही है जो पहले शायद हमने पास में कभी नहीं सुनी। मैं तो हमेशा एक बात करती हूँ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती जा रही है, वैसे वैसे बीमारियों में भी बहुत ज्यादा जिद्दत आती जा रही है। तो ऐसे में हमने अपनी हिफाजत खुद ही करनी है। और साथ में हरमीत हम देखें तो मतलब आजकल लोगों में लॉन जो है उसमें मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करने का काफी ज्यादा रुझान है। मैं पहले नहीं था इतना, मैं अगर अपने नेबर्स में भी देखूं या बाहर जाऊं, सो घर में कोई ना कोई एक फर्द ऐसा मौजूद है जिसको ये शौक है चीज़ों का। सो जहाँ आप खूबसूरत किस्म के फूल उगा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की बेल लगा रहे हैं, उसमें आप थोड़ा सा एक किचन गार्डन भी बना सकते हैं। हाँ
जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आसान सा तरीका है। अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी जमीन है ना, मैं तो जब गांव में था तो मेरा जो घर है तो वहां पे मैं अपने किचन के लिए सब्जियां वहां से खुद उगाता था, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है सब्जियां उगाने का और खेती बाड़ी करने का। तो वहां पे आप बड़े आसानी से घरों, इवन अभी तो लाहौर में मेरे ख्याल एक घर था, एक मॉडल के तौर पर पेश किया गया था, जैसे मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ था, जो एक छत थी, छतों पर मुख्तलिफ उसने क्या किया था कि बना के उसने सब्जियां उगाई थी, पूरा किचन। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं समझता हूँ कि आपके पास बहुत आसान सा तरीका और बच सकते हैं आप। ऑर्गेनिक फूड खुद जो सब्जियां आप उगाएं और सेहतमंद रहें, तो ये तरीका बहुत आसान हो सकता है। बहरहाल अगर हम देखें तो हर चीज में ज़हीर पाजी ने सही बात की कि हर चीज में इतनी मिलावट आ गई है कि हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पे भरमार है, जहां पे जाओ इतने मरीज हैं, डॉक्टर भी जा रहे हैं, डॉक्टरों की तादाद भी कम है। ऐसे में फिर मरीजों का गुस्सा भी वो भी आपने भी बर्दाश्त करना है, फिर मरीजों को भी उनकी जो ट्रीटमेंट है वो भी आपने करनी है। तो ये सारी चीजें कोई ना कोई हमारा भी एक पाकिस्तानी के एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि कुछ चीजें जो हम कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत कमाई तो जो हमें मिल रही है, लेकिन कई किसी लोगों को वो नुकसान दे रही है, पूरे माशरे को नुकसान दे रही है। तो मैं समझता हूं कि इन चीजों की तरफ इससे निकलना होगा और खासकर जो कानूनी रेट जो हम देखें, रियासत की जब रेट नहीं होगी तो मामला तो खराब होंगे। अब जो जिला इंतजामिया है वो इसी तरह लगी रहेगी और ये लोग इसी तरह काम करते जाएंगे तो मरीजों की तादाद मजीद बढ़ती जाएगी, लोग सेहत बनाते बनाते सेहत से मजीद मुतासिर होंगे। तो मेरे ख्याल में काम करना होगा। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, आपने भी बात की। और यहाँ पर हम अपने जितने भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं उनसे अपील कि इस मामले पर फौरी तौर पर एक्शन लें, और जब तक एक्शन नहीं लिया जाता हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी थोड़ी सी हिफाजत खुद करें। किचन गार्डन, कोई छोटा सा लॉन, वहां पर आप कोई भी लाइक सीड्स ग्रो कर लें, सीड्स, और फिर बिल्कुल हमने इससे बचना है और अपनी हिफाजत खुद करनी है। किचन गार्डन हो गया, अपनी जो सब्जियां हैं उनको अच्छे से वॉश करें, विनेगर वाले पानी से वॉश करें, सो तब तक आप ये मेजर्स जो हैं वो ले सकते हैं। अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अभी हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। पहला T20 मैच आज कराची में खेला जाएगा। अच्छा, एक ये तो खबर है ही खेल के मैदान से, क्रिकेट के मैदान से, और शायकीन क्रिकेट इस मैच को देखने के लिए बेताब भी हैं, बट इसके साथ साथ अगर हम देखें तो गुज़िश्ता रोज PSL भी ड्राफ्ट हुआ है और इस हवाले से जो फ्रेंचाइजेस हैं वो भी बहुत कुछ सोच रहे हैं कि इसको एक्सपैंड कैसे किया जाए, इसको मजीद सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए, ये तमाम चीजें भी चल रही हैं। तो तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। कुछ देर में आगे चलकर हमें मिर्जा इकबाल बेग साहब भी हमें शो में ज्वाइन करेंगे। बट इरफान, आज के मैच को अगर हम देख लें, जरा आप अपने होस्ट वाले उस से बाहर निकल आए ना, अब आप हमारे एनालिस्ट बन जाए। सो ये बताएं, मेरा टॉपिक आ गया। यस, आपका टॉपिक आ गया, आपके इंटरेस्ट का टॉपिक आ गया। सो आपसे ही पूछते हैं ना कि जरा बताएं आज के मैच में आप टीम कॉम्बिनेशन कैसा देख रहे हैं, वेरी क्विकली, क्योंकि मिर्जा साहब भी हमारे साथ हैं। बेसिकली पाकिस्तान का पहला भारी और बड़ी अच्छी क्रिकेट हम खेल रहे हैं और मेरा ख्याल है कि जैसे वेस्ट इंडीज के 2 प्लेयर और एक मैच ऑफिशियल का भी कोविड पॉजिटिव आ गया और उसकी वजह से अच्छी चीज ये है कि क्रिकेट होने जा रही है। बकिया तो हम मिर्जा साहब से भी उनकी तमाम इसका फीडबैक लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। तो सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार मिर्जा इकबाल बेग साहब इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। मिर्जा साहब, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। सर, 2 मौजू हैं आज हमारे, एक तो PSL को लेकर गुज़िश्ता रोज़ भी ड्राफ्ट हुआ, प्लस आज जो मैच खेला जा रहा है पहला T20 मैच पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। सर, आज के मैच के हवाले से आपकी प्रेडिक्शन और ओवरऑल एनालिसिस जानेंगे, फिर PSL पर आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रोमा। लेकिन अगर आप हकीकत की निगाह से देखें तो एज कम्पेयर टू बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है। बांग्लादेश के खिलाफ तो हमने सीरीज में क्लीन स्वीप किया, 3-0 जीते और फिर आखिरी जिस तरह से T20 जो था वो उसमें टफ टाइम दिया बांग्लादेशी टीम ने। लेकिन मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज की टीम डिफरेंट टीम है। अगरचे क्रिस गेल रिटायर हो गए, डेवन ब्रावो नहीं है, आंद्रे रसल बिग बैश खेल है, इवन लुइस नहीं, उनके बैट्समैन बड़े जारहाना बैट्समैन है, वो नहीं आए, लैंडल सिमन्स नहीं आए, शिमरून हेटमेयर नहीं आए और फिर उनके कप्तान कैरोन पोलार्ड वो जख्मी हो गए, वो उनको हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम हो गया। उसके बावजूद और फिर सोने पे सुहागा जो 3 खिलाड़ी यहाँ उनके शेल्डन कॉट्रेल, शाय होप और काइल माइस,
वो जो है उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो धचका तो लगा है वेस्ट इंडीज की टीम को, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है। अप्रैल 2018 में जब वेस्ट इंडीज की टीम ने कराची में ही 3 T20 मैचेस खेले थे तो पाकिस्तान ने बआसानी वो सीरीज 3-0 से जीती थी, लेकिन इस सीरीज में मैं समझ रहा हूं कि वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान एक अच्छा मुकाबला मुतवक्किल है। इसमें ये बताइएगा कि पाकिस्तानी टीम हमें पता है कि उनसे काफी स्ट्रांग है, और जिस तरह आपने डिफरेंट प्लेयर्स के नाम भी ले लिए, वो भी ट्रैवल नहीं किया, और अभी 3 प्लेयर्स उनके कोविड की वजह से अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे देखते हैं, क्या पाकिस्तान को अपनी अप्रोच को चेंज करना चाहिए, यंगस्टर को चांस देना चाहिए? जैसे हमने देखा कि वर्ल्ड कप के अंदर पूरे तमाम मैचेस में एक ही टीम खिला दी, विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ा, तो मेरा ख्याल नहीं है कि आपको लगता नहीं कि ये आइडियल सिनेरियो है हमारे पास कि नए लड़कों को चांस दिया जाए, ग्रो अप करें, थोड़ा सा अपनी उस अप्रोच को जो डिफेंसिव अप्रोच बन चुकी है समहाउ कि हम डरते हैं कहीं हार ना जाए, उससे उस चल से बाहर आने का टाइम है ये? मेरे ख्याल में यंगस्टर्स को क्या हसन अली जो है उन्होंने आराम किया है, और फिर इन्होंने जो है उस पाकिस्तानी टीम में जो है सेलेक्ट किया है हसनैन, वापस आए मोहम्मद हसनैन, तो मेरे ख्याल में वही टीम रखेंगे। आसिफ अली को इन्होंने नहीं खिलाया था बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में, जहां आसिफ अली ने जो वर्ल्ड T20 में सिर्फ 20 गेंदें खेली थी, हैरत अंगेज तौर पर उसको आराम कराया बांग्लादेश के खिलाफ, तो आसिफ अली एक्शन में नजर आएंगे। बाकी तो मेरे ख्याल में वही खिलाड़ी होंगे। फास्ट बॉलिंग के शोबे में अब इन्होंने शाहनवाज दहानी को एक मैच खिलाया है, तो अब अगला मैच शायद खिलाएं। जाहिद महमूद को इन्होंने बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका है, उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि शादाब खान टीम के नायब कप्तान है, वो लेग स्पिनर है, उस्मान कादिर भी है, तो मेरे ख्याल में यंगस्टर्स को क्या, ये तो वही ज्यादातर तो वही कॉम्बिनेशन रखेंगे। अगर तब्दीली हुई तो 1 या 2 तब्दीलियां होंगी। ठीक हो गया जी हरमीत। अच्छा सर, कल हमने देखा, आपने आसन अली का जिक्र किया, तो कल एक निजी कॉन्फ्रेंस में, बल्कि एक निजी चैनल के टीवी चैनल के एक नुमाइंदे ने जब सवाल किया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। क्या पीटीआई के वजीरों जैसा असर तो उस पर नहीं हो गया ना, आसन अली पे असर, की जब आपके खिलाफ कोई बात करे तो आप जवाब भी ना दे, ऐसा कोई? तो आसिफ अली नहीं थे, वो हसन अली थे। हसन अली जो गुजरावाला के पास गांव है, लद्देवाला वड़ाइच, जी हसन अली थे, वो गुजरावाला के पास एक गांव है लद्देवाला वड़ाइच, वो वहां से आए हैं हसन अली, और अपनी मेहनत के जरिए PSL जो हुई उसमें पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तानी टीम तक रसाई हासिल की। लेकिन वो बड़े डिफरेंट कैरेक्टर्स के हैं एज कंपेयर टू अदर क्रिकेटर। या तो उन्हें ग्रूमिंग की जरूरत है, परफॉर्मेंस उनकी क्रिकेट की फील्ड पर बड़ी जबरदस्त है, लेकिन ऑफ द फील्ड बाज औकात वो ऐसी चीजें कर जाते हैं कि जिस पर कभी तो वो रैंप पे चलना शुरू हो जाते हैं, मॉडलिंग करते हैं, कभी उन्होंने वो जो टीवी पे अपनी सेल्फी लगाई कि जा रहे हैं जहाज में, कि पार्टी करने जा रहे हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ, वो कैरेक्टर है डिफरेंट किस्म के, और फिर विकेट लेने के बाद वो जनरेटर की तरह ऑन करने की तरह जो अपना स्टाइल बनाते हैं, तो उसको भी देखा जाए। मेरे ख्याल में डिफरेंट है, ऐसा होना नहीं चाहिए, सबको अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए, चाहे सहाफी हो चाहे खिलाड़ी हो। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा मिर्जा साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी, PSL 7 की अगर ड्राफ्टिंग को देखा जाए, वो तमाम चीजों तो गुज़श्ता रोज इस हवाले से ऐलान भी किया जा चुका है, ये बताइएगा कि PSL को मजीद सक्सेसफुल बनाने के लिए खिलाड़ियों को अच्छा माहौल फराहम करना ये किस हद तक मैंडेटरी है? देखिए रोमा, PSL की फ्रेंचाइजीज और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान काफी अरसे से सर जंग जारी थी, बल्कि एहसान मानी के दौर में तो PSL की फ्रेंचाइजीज ओनर जो थे वो लाहौर हाई कोर्ट भी चले गए थे। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप मिलजुल कर मामला तय करें आपस में, तो फिर अभी रमीज आजा जब आए, जब भी मामला थोड़े से बिगड़े हुए थे, लेकिन अब लगता ही है क्योंकि PSL पाकिस्तान का ब्रांड है, 2016 से PSL हो रही है, तो अब लगता ही है कि सारे इख्तिलाफात बालाए ताक रखकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जो है वो काम कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अब एक और टीम की जरूरत है, क्योंकि अभी तो 6 टीमें हुई हैं, पहले 5 टीमें थी, फिर मुल्तान सुल्तान ऐड हुई, तो एक आध टीम और ऐड हो, और फिर फ्रेंचाइजेस के जो ऑब्जेक्शंस हैं कि उनको जो उनकी रकम में इजाफा किया जाए, क्योंकि इन्होंने एक गैम्बल खेला था जब 2016 में नजम सेठी ने शुरू की थी, तो किसी के बहमो गुमान में भी ना था कि PSL पाकिस्तान का ब्रांड बन जाएगी। उस वक्त फ्रेंचाइजेस ओनर्स ने एक रिस्क लिया था, और अब चूंकि उनकी टीमें बड़ी स्टैब्लिश हो गई हैं, आपको स्पॉन्सर्स भी HBL मिल गया है मजीद 4-5 साल के लिए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजों की अब भी जरूरत है, लेकिन ये ब्रांड है और इस ब्रांड को हमें मजीद बेहतर बनाना होगा, इस पर पूरे पाकिस्तान को फख्र है। अच्छा मिर्जा साहब, अभी जिस तरह फाइनेंशियल्स की बात की हमने, अभी भी लास्ट मीटिंग जो फ्रेंचाइज ओनर की चेयरमैन PCB रमीज राजा से हुई वो कोई अच्छी नहीं थी।
उसमें काफ़ी हार्श डिस्कशन भी हुई और उन्होंने कहा कि आप लोग हमें ब्लैकमेल की तरफ लेके जाते हैं। और उन्होंने फ्रेंचाइज ओनर्स ने कहा, नदीम उमर की खासतौर पे बात सामने आई, उन्होंने कहा हमने बड़ी सेक्रीफाइस दी है इसके लिए। तो मामला तो अभी भी उसी तरह कुछ स्टेबल नहीं है, बट क्योंकि हमारा ब्रांड है, सब इसको ऑन करते हैं, तो एफर्ट कंटिन्यू है। एक तो इसका बताइएगा, दूसरा हम कामरान अकमल की बात करना चाहेंगे। जिस तरह उनको पेशावर ज़ल्मी ने पहले रिलीज किया और फिर उन्होंने सिल्वर कैटेगरी के अंदर पिक किया और फिर उन्होंने अपने आप को दस्तबरदार भी कर दिया कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा, तो इस सारे मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले अगर हम कामरान अकमल की बात करें तो कामरान अकमल जो है वो 2016 से पेशावर ज़ल्मी की जानिब से खेलते रहे, बड़े जबरदस्त उनके बैट्समैन रहे। अप्स एंड डाउन आते हैं क्रिकेटर की लाइफ में और क्रिकेटर की फॉर्म में भी अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन कामरान अकमल एक लाजमी जुज बन चुके थे पेशावर ज़ल्मी का। 2017 में पेशावर ज़ल्मी ने जब PSL जीती तो कामरान अकमल भी उस टीम का हिस्सा थे, फिर फाइनल भी कई खेले और उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन उनका वो यही था कि उनको जो है डिमोट किया गया एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में। सीनियर क्रिकेटर हैं, 2003 में इन्होंने अपना टेस्ट करियर 18 साल पहले शुरू किया था कामरान अकमल ने। हाईएस्ट रन गेटर है, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर आफ्टर बाबर आजम। बिल्कुल, कामरान अकमल की परफॉर्मेंस सबके सामने है। उन्होंने जो है अगर देखा जाए छक्के भी बहुत ज्यादा लगाए हुए हैं, सेंचुरी भी बनाई हुई है, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी। लेकिन इसके बावजूद कामरान अकमल को इस तरह से नजरअंदाज किया जाना, तो फिर उन्होंने रिएक्शन शो किया। उन्होंने कहा कि इस कैटेगरी में मेरे बजाय अगर आप किसी यंगस्टर को मौका दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन पेशावर ज़ल्मी कामरान अकमल को डेफिनेटली मिस करेगी। अच्छा, वो मोहम्मद अकरम का एक स्टांस मैं सिर्फ कंटिन्यू कर लूं बात को। उन्होंने फिर आगे से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं मनाने की कोशिश करूंगा और फाइनेंशियली हम जो है इनको रिम्यूनरेट करने की कोशिश करेंगे बाद में। तो आपको लगता है कि इतने बड़े प्लेयर को पैसों की सिर्फ जरूरत है, डिग्निटी की जरूरत नहीं है? ये उनकी स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं आप? प्लेयर्स को इज्जत की जरूरत है। कामरान अकमल अनकॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है। आप देखिए, अगर उनके भाई उमर अकमल के मुख्तलिफ तनाज़ात सामने आते हैं, लेकिन कामरान अकमल थॉरो जेंटलमैन है, हर एक के साथ उनका रवैया बड़ा अच्छा होता है। मैं तो हैरान हूं उनका रिएक्शन, लगता है कि वो लावा पक रहा था जो कल फट गया जब उन्होंने कहा कि मैं विड्रॉ कर रहा हूं। मेरे ख्याल में आपस में जावेद आफरीदी साहब को इनसे बैठकर बात करनी चाहिए। अब वहाब रियाज इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके कप्तान, उनको भी बात करनी चाहिए और बैठकर ये मामला तय करना। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, जो मैचेस के अगर हम देखें वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के, तो सारे तकरीबन जो मैचेस हैं वो मेरे ख्याल में शाम को ही होंगे। तो ऐसे में पहली इनिंग्स या दूसरी इनिंग्स कौन सी ज्यादा जो है फायदा, कौन सी इनिंग्स ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है? देखिए हरमीत, कराची में सूरज आजकल 5:41 पर गुरूब हो रहा है और मैच 6 बजे शुरू होगा अंडर फ्लड लाइट्स। तो अंडर फ्लड लाइट्स तो दोनों टीमें खेलेंगी, 20-20 ओवर की इनिंग्स है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेशनल स्टेडियम की जो पिच बनाई गई है, इन्होंने T20 की सीरीज के लिए, चूंकि 4 दिन में 3 T20 है, आज एक होगा, एक कल होगा और एक जुमरात को होगा, तो उन्होंने 2 पिचेस तैयार किए। आगा जाहिद साहब लाहौर से आए थे, जो पुराने क्यूरेटर है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर है, तो कहा यही जा रहा है कि ये पिचेस जो है ये बैट्समैनों के लिए साजगार साबित होंगी, छक्कों और चौकों की बरसात देखने को मिलेगी। तो तवक्को तो यही है, इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा। डे एंड नाइट तो मैच है ही नहीं, वो T20 रात को खेला जा रहा है। ड्यू फैक्टर आएगा मिर्जा साहब? कराची में ड्यू फैक्टर की क्या पोजीशन है? कराची में है, आप सही कह रहे हैं, थोड़ा ड्यू फैक्टर है, लेकिन मेरे ख्याल में चूंकि ये 9 बजे तक खत्म हो जाएगा, 9 बजे के बाद 10 साढ़े 10 बजे जो है अगर ड्यू आएगी तो 10 साढ़े 10 बजे मेरे ख्याल में ये मैच जो है वो हो जाएगा। इसमें इतना ज्यादा रोल नहीं प्ले करेगा जिस तरह पहले होता रहा है दूसरी जगहों पर। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी, PSL 7 का अगर हम जिक्र करें, बिकॉज इसका जो कंपैरिजन है वो किया जाता है IPL से, बहुत बड़ा, उनके तो खैर चीज़ें बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, बट हमारे PSL को कामयाब बनाने के लिए, मज़ीद कामयाब बनाने के लिए एक्चुअली बहुत सी चीज़ें जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। आपको क्या लगता है बड़े खिलाड़ियों का यहाँ पर आना वो किस हद तक है और क्या जो फ्रेंचाइजेस हैं वो ला पाएंगी? बिकॉज हमारा जो एक टीम का अगर हम कह लें बजट जो है वो 16-17 करोड़ या इसी के आसपास होता है, बट अगर हम IPL से कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां पर एक खिलाड़ी जो है वो 45 करोड़ और पता नहीं इससे भी ज्यादा लेता है। तो हमें इस चीज को देखने के लिए और बड़े खिलाड़ियों को लाने के लिए व्हाट वी नीड टू डू? देखिए रोमा, इसके लिए एक तो फ्रेंचाइजेस ने कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि अब मेरे ख्याल में 8वीं PSL पर काफी चीजें बेहतर होंगी।
कि बड़े खिलाड़ी भी आ जाएं, रमीजादा की ख्वाहिश थी ग्लेन मैक्सवेल आ जाएं, लेकिन फ्रेंचाइजीज का लिमिटेड बजट है, फिर उनको उनका शेयर भी, उनके मसाइल भी बहुत सारे हैं। लेकिन आपने जिस तरह बात की ना कि बड़े क्रिकेटर्स, अब चूंकि 27 जनवरी से 27 फरवरी तक PSL हो रही है, तो बेशतर टीमें या तो अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट में बिजी होंगी या फिर ये एमिरेट्स क्रिकेट लीग भी हो रही है मुत्तहिदा अरब अमारात में, और वहां भारत की 3 IPL फ्रेंचाइजीज ने टीमें ली हुई हैं, वो पैसे वहां फेंक रहे हैं, वो पैसों जो है उन्होंने बड़ी ऑफर की हुई है। तो शायद इन चीजों को सबको मद्देनजर रखा जाए, आइंदा जब हमारी 8वीं PSL हो तो इन तमाम मामलात पर काबू पाया जाए। मेरी नजर में अब PSL में एक आध टीम और बढ़ाने की जरूरत है, ताकि अगर टीमें बढ़ेंगी तो और खिलाड़ियों को भी मौके मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में PSL से ही देखें, शादाब खान हुए, फहीम अशरफ हुए, हुसैन तलत हुए, कई क्रिकेटर, हसन अली हुए, ये सब PSL की प्रोडक्ट है। तो PSL में अगर टीम को हम इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली फिर खिलाड़ियों को और मौके मिलेंगे। अभी देखें कई खिलाड़ी जो रह गए, अहमद शहजाद इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो T20 में उनका नाम ही नहीं है किसी टीम में। उमर अकमल चले वापस आ गए कोयटा ग्लैडिएटर्स में, फिर उसके अलावा सुहेल खान का नाम नहीं है, जुनैद खान का लगता है क्रिकेट कैरियर खत्म हो गया। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें लिया जाएगा, लेकिन उनके नाम नहीं है। तो अब अगर टीम बढ़ाएंगे, टीम की तादाद बढ़ाएंगे तो उससे फर्क पड़ेगा, काफी क्रिकेटर्स अकोमोडेट हो पाएंगे। मिर्जा साहब, जिस तरह आपने कहा कई बड़े नाम नहीं लिए, इससे जाहिद महमूद को नहीं लिया गया, लेग स्पिनर की बात करें, जुनैद का आपने जिक्र कर दिया, माद भट्ट बड़ा अच्छा T20 स्पेशलिस्ट है, उसको नहीं खिलाया गया। तो एक तो जैसे आपने सोल्यूशन बताया कि एक और टीम आएगी तो ये लड़के केटर हो सकते हैं। दूसरा, जिस तरह हमने देखा कि न्यूजीलैंड की भी टीम आई तो उनके मेन प्लेयर नहीं आए, अभी वेस्ट इंडीज आई है, इनके भी मेन प्लेयर्स नहीं आए। तो आपको लगता नहीं है, तो अगर मेन टीम के अंदर जो ऑफिशियल टूर है उसके ऊपर बड़े नाम नहीं आ रहे, तो PSL के अंदर कैसे ये बड़े नाम आएंगे? ये तो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, बड़ा ज्यादा आपको मॉनेटरी वैल्यूज इसमें फेंकनी पड़ेंगी। देखिए PSL डिफरेंट है और जो टीमों का नेशनल ड्यूटी डिफरेंट है, क्योंकि वहां प्लेयर्स जो हैं वो ऑप्शंस लेते हैं कि जी हम मैं नहीं जा रहा, या प्लेयर्स अनफिट हो गए। PSL में चूंकि प्लेयर्स को भारी मुआवजा मिलता है एज कंपेयर टू देयर नेशनल ड्यूटी, तो यहाँ पर वो अपनी अवेलेबिलिटी शो करते हैं। अब आप देखें ना, आंद्रे रसल पाकिस्तान नहीं आए लेकिन बिग बैश लीग खेल रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर। तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं। और आपकी बात सही है इरफान कि अगर आप हकीकत की निगाह से देखें तो पाकिस्तान में बड़ी ज्यादती की है जाहिद महमूद के साथ। बड़ा अच्छा लेग स्पिनर, इस साल फरवरी में उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ लाहौर में अपना T20 डेब्यू किया, 3 विकेटें ली और उसके बाद से उसको पाकिस्तान में कहीं नहीं खिलाया गया। ये बड़ी ज्यादती, उसको घुमाते रहे क्रिकेट की बस के तना मुसाफिर की तरह, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते रहे, लेकिन उसको नहीं खिलाया। तो अगर आप इस तरह से खिलाड़ियों को जाया करते रहेंगे, वो तो शाहनवाज दहानी के लिए भी बहुत शोर मचा, जो PSL का बेहतरीन बॉलर था, तो कहीं जाकर उसे एक मैच खिलाया गया बांग्लादेश में। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो खिलाड़ी अच्छा है, टैलेंटेड है, मेरिट पे पूरा उतरता है, उसको खिलाना चाहिए। ठीक है जी हरमीत। अच्छा सर, अगर हम देखें तो बहुत अरसे बाद, बल्कि कोविड जब नहीं था, कोविड जब आया तो ये मामला शुरू के स्टेडियम जो है वो खाली पड़ गए थे, और अब हम देखें तो नेशनल कमांड कंट्रोल सेंटर की जानिब से इजाजत दी गई है तमाशाइयों को 100%। तो ऐसे में जोश जज्बा खिलाड़ियों का कितना बढ़ेगा सर? डेफिनेटली हरमीत, पहले तो आपको पता है कोविड आने की वजह से खाली मैदानों पर खिलाड़ी क्रिकेट खेलते थे। जब कमेंटेटर्स कमेंट्री करते थे तो बैकग्राउंड में तमाशाइयों की आवाज लगा दी जाती थी। लेकिन अब चूंकि 100% इजाजत दी गई है बैठने की तमाशाइयों के, वर्किंग डे में ये तीनों T20 मैचेस हैं, लेकिन चले वर्किंग डे अपनी जगह शाम 6 बजे शुरू होंगे, तो उस लिहाज से तमाशाइयों को आना चाहिए, जोश खरोश होना चाहिए। और टीमें अगर तगड़ी टीमें आएंगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर जो डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो पाकिस्तान आ रहे हैं, उनको ये कन्विंस करें कि आप अपने स्टार क्रिकेटर्स को भेजें, तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। सर, इस सवाल पर आपका क्विक जवाब चाहूंगी कि PSL को मजीद प्रमोट करने के लिए आपको लगता है समर विंडोज की जरूरत है? मेरे ख्याल में हमें विंडो उस वक्त देखनी पड़ेगी रोमा जब प्लेयर्स अवेलेबल हो। ये भी नहीं है ना कि अगर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हो हम कोई और विंडो ढूंढ लें, और हमारा इंटरनेशनल कमिटमेंट भी हो, जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स आ रहे हैं अगर उनका भी इंटरनेशनल कमिटमेंट होगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ शूट थे, एनालिसिस दे रहे थे अपना, और साथ ही साथ जो एक बात जिस पर मेरा ज्यादा फोकस है कि चीजें बेहतरी की तरफ गामजन है, बट हम PSL 8 में मुकम्मल तौर पर चीजें, ऑस्ट्रेलिया का डेलीगेशन भी 2 दिन पहले होके गया है और मेरा ख्याल है मोस्ट लाइकली ऑस्ट्रेलिया भी अब पाकिस्तान आएगी। ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। उम्मीद करते हैं कि बेशुमार इंटरनेशनल जितनी भी क्रिकेट टीम्स हैं वो पाकिस्तान आए, और हम क्रिकेट को ऑब्वियसली, और मतलब जो हमारा क्रिकेट में एक तासुर थोड़ा सा पीछे चला गया था उसको हम मजीद
बहुत ज्यादा अच्छा कर सके। अच्छा है बट और अच्छा फेस्टिवल का समा होता है पूरे कंट्री के अंदर, जब क्रिकेट होती है तो तमाम जगह जैसे जश्न है या ईद का फेस्टिवल है, उस तरह का एक फेस्टिवल होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, हम अक्सर अपने शो में पाकिस्तान के जो हिस्टोरिकल मकामात हैं, मसाजिद हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो आप लोगों को दिखाते रहते हैं ताकि बहुत से लोग जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं उनका ज़रा मतलब इंटरेस्ट का जब सेगमेंट आता है तो बड़े ज़ौक़ और शौक़ से देखते हैं। और हमारे इस तरह की चीज़ों को, हमारे इस तरह से जो रिपोर्ट्स हैं उनको भी जो हमारे देखने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा सराहते हैं। सो आज इसी तरह से हम आपको एक सैर करवा रहे हैं हिस्टोरिकल मस्जिद की, जो कि दरियाए जहलम के किनारे 1892 में इसको बनाया गया था, तामीर किया गया था। और सबसे मज़ेदार इसकी बात यह है कि आज भी अपनी असली हालत में बरकरार है। सो इस पर हमारे पास एक खुसूसी पैकेज है, पहले चलकर वो पैकेज आपको दिखाते हैं। दरियाए जेहलम के किनारे पुराना पुल के साथ 1892 में एक खूबसूरत मस्जिद बनाई गई, जिसे मस्जिद अफगाना के नाम से जाना जाता है। ये मस्जिद कदीम फन तामीर का खूबसूरत शाकार है। मस्जिद अफगाना की तर्जो तामीर, खूबसूरती में बेमिसाल और दिलकश नक्शो निगारी को देखने आज भी सयाह आते हैं। एक सदी से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद आज भी ये तारीखी मस्जिद हर आने वाले की तवज्जो का मरकज है। मस्जिद की सीढ़ियाँ दरिया के पानी में उतरती थीं और एक दिलकश नजारा पेश करती थी। तकरीबन 1892 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उस वक्त ना कोई कंप्यूटर था, ना कोई ये नक्श नगार, ये सारा कुछ हाथ का उन लोगों का अपने जहन की अख्तरा है। और उनमें से बड़े अच्छे अंदाज में ये उस वक्त की बनी हुई कुछ चीज़ तकरीबन 99% सलामत है। ये मस्जिद 1892 में दीन मोहम्मद अफगानी ने तामीर करवाई थी और यहाँ अतातुर्क के नाम से लाइब्रेरी भी बनाई गई थी। मगर इस तारीखी मस्जिद पर तवज्जो न देने के बायस तारीखी मस्जिद अफगाना की खूबसूरती मांद पड़ रही है। 130 साल पुरानी मस्जिद अफगाना फन तामीर का शाकार आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज है। हमारा टीम के साथ आमिर गफूर, पब्लिक न्यूज जेहलम। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें तमाम तर जो काम हुआ है वो हाथ से हुआ हुआ है, जो कि बहुत मेहनत वाला काम है। रोमा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जेहलम मेरा गांव है और अब मैं जब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जाऊंगा कोशिश करूँगा मैं इधर विजिट करके आऊँ, इस खूबसूरत मस्जिद को देख के आऊँ। ठीक हो गया। हरमीत से ज़रा कॉमेंट ले लें। जी हरमीत। बिल्कुल, आप वैसे इरफान आपको तो जाना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। लेकिन आपकी बात रोमा, अगर हम देखें बहुत सारे तारीखी इमारतें हमारे पास मौजूद हैं, जिस तरह हमने परसों मिस्र का जिक्र किया था, तो मिस्र ने क्या किया है कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने अपने आसार कदीमों को महफूज बनाया है, ख्याल रखा जा रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ, अगर डाइवर्सिटी की बात करूँ, मुख्तलिफ रिलीजन की बात करूँ, फिर वहाँ की इमारतों की बात है। हम यहाँ पे कटास राज अगर आप देखें, यकीनन देखने का अगर आप वहां पे जाती हैं तो वहां पे जो बना जो तालाब है, फिर वहां पे मुख्तलिफ इमारतें, फिर वो जो जंगी जो हिस्ट्री है महाभारत की, इसके साथ साथ फिर आप हसन अब्दाल के मुख्तलिफ इलाकों में जाती हैं, जाती हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत इमारत हमारे पास है, बट ये है कि हुकूमत की जानिब से उसी तरह इस पर तवज्जो नहीं दी गई जो देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। और हम अक्सर अपने जो हमारे हुकूमती लोग हैं उनको भी कहते रहते हैं अपने इस शो के तवस्सुत से कि इन तमाम चीज़ों की तरफ, इन तमाम मकामात की तरफ तवज्जो दें, ताकि आप इन तमाम चीज़ों से अगर आप इनको लुक आफ्टर करें तो आप अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। और फिर लोग देखने भी आते हैं, पहचान है, हमारी सकाफत का हिस्सा है, हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं जिनकी देखभाल करना, जिनको अपनी असली हालत में बरकरार रखना हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।